गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स को, और ये 20वां लेक्चर है। अब में से कई लोग बोल रहे थे कि सर जल्दी जल्दी लेक्चर लाओ, तो ठीक है, मैं इसको फुल पेस पे करने की कोशिश करूँगा। पर आप देखिए कि व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं। मतलब व्यूज़ इस टाइम पे तो 100 क्रॉस नहीं हो रहे हैं, और क्वालिटी आप देखो तो मैं रेगुलरली मेंटेन करके चल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ यार कि बस मैं आ रहा हूँ और आपको ऑप्शंस बता के आंसर बता के जा रहा हूँ। इस वीडियो में भी आप देखोगे कि मैंने ढूंढ ढूंढ के वो इमेजेस लाए हैं, वो GIFs लाए हैं, ओके, ताकि चीज़ें समझ में आए किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, गियर में भी आप देखो मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी, दूसरों के वीडियोस देखे, इवन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मैंने आपको वीडियोस दिखाए, कितने सारे चैनल पे चीज़ें कर रहा हूँ। तो यार उसके बदले में मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि यार आप कुछ बहुत ज़्यादा करो, पर एटलीस्ट शेयर करो। ठीक है, क्योंकि पहले भी ये सीरीज़ स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे आया करती थी, और आप कहीं ना कहीं उन ग्रुप्स में उन लोगों से जुड़े होंगे ऑब्वियसली। तो अगर आप शेयर करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो जो लोग देखा करते थे, मे बी वो लोग ढूंढ रहे हो पर उनको मिल नहीं रहा हो, क्योंकि मैं RS खुरमी का नाम तो यूज़ नहीं कर रहा जो मैं पहले यूज़ किया करता था, तो उनको पता कैसे चलेगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कहीं ना कहीं अगर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप कम से कम इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। ओके, बैक इन टाइम कभी जब चीज़ें सही नहीं होती हो, मैंने सोचता हूँ कि इतनी ज़्यादा मैं अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर फिर भी रिजल्ट्स उस हिसाब से नहीं आ रहे। तो मैंने कुछ लिखा था, मैं आपको सुनाता हूँ। एक तरफा ना रह जाए मेरी ये मोहब्बत, और यहाँ मोहब्बत किसी लड़की से नहीं है, मेरे काम से है। एक तरफा ना रह जाए मेरी ये मोहब्बत, बेफजूल ना रह जाए मेरी ये मशक्क़त। इश्क ना हो मेरे करम से तो कोई बात नहीं, इश्क ना हो मेरे करम से तो कोई बात नहीं, मेरी कोशिश को इज़्ज़त व एहतराम ही दे दे। कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, कम से कम उसको इज्जत दो, उसको रिस्पेक्ट करो, कम से कम शेयर कर दो अपनी तरफ से, बस इतना ही कर दो तो भी बहुत हो जाएगा। क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आपको पता है, फ्री, मतलब मैं बिल्कुल फ्री में बांट रहा हूँ। यूट्यूब से भी कोई कमाई नहीं है, क्योंकि चैनल मोनेटाइज तक नहीं हो पाया इस टाइम तक, जबकि मैं 200-250 वीडियोज़ डाल चुका हूँ, और 10-15 व्यूज़ आएंगे तो उसमें क्या ही होता है। तो इवन मैं अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहा हूँ, नेट वगैरह का और बाकी सारा अपना टाइम खर्च कर रहा हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। तो यार थोड़ा सा समझो इस चीज़ को। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रेक्स एंड डायनोमीटर के बारे में बात करेंगे। ब्रेक क्या होता है? एक आर्टिफिशियली फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हम लगाते हैं किसी भी मशीन पर। हमें कोई भी चीज़ को रोकना हो, गाड़ी को रोकना है, ब्रेक लगा देंगे। हैवी मशीनरीज होती हैं, ठीक है, अगर उनको रोकना है तो हमको ब्रेक लगाना पड़ता है, नहीं तो वो वैसे की वैसे उनका इनर्शिया होता है, घूमती रहेंगी। और भी चीज़ें होती हैं उसमें, क्रिटिकल्स की वीड वगैरह का भी सिस्टम आ जाता है, तो हमको ब्रेक लगाना पड़ता है। ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, किसी भी मूविंग मशीन मेंबर पे लगाया जाता है इन ऑर्डर टू रिटार्ड और स्टॉप द मोशन ऑफ द मशीन। किस तो कॉमनली यूज कौन से होते हैं? शू ब्रेक होते हैं, बैंड ब्रेक होते हैं, बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक होते हैं, इंटरनली एक्सपेंडिंग ब्रेक्स होते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ये है ब्रेक शू। ओ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप इसी वक्त ये वीडियो छोड़ो और जाके सर्च करो यूट्यूब पे RS खुरमी के सॉल्यूशंस वगैरह। इस तरीके से ढूंढ ढूंढ के डायग्राम लाके अगर आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन कर दे मेरे अलावा, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। लिटरली कह रहा हूँ, मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। ऐसा कोई नहीं करता, पता है। किताब की फ़ोटो खींच लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, और वहीं वहीं वो कुछ कुछ बातें करते रहेंगे, ऑप्शंस बताते रहेंगे। पर यहाँ मैं पूरी शिद्दत से कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें समझाऊँ। इवन अगर कई चीज़ अगर मुझे लगता है अंदर से कि यार इस पे मैं हो सकता है ज़्यादा टाइम दे पाता, पर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हो सकता है सबके लिए वो काम का भी ना रह जाए, तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप कमेंट कर दो, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बदले में बस थोड़ा सा शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी लगे कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए अप्रिसिएशन मिल रहा है। वो काम ऐसा नहीं है कि बस हाँ बेफजूल हो रही है मेरी पूरी मशक्कत। ओके, चलो
तो देखो क्या होता है कि ये देखो ना, ये जो ब्रेक होता है, ये अंदर का ये जो ब्रेक है, ये है ब्रेक शू, इसे कहते हैं ब्रेक शू। और इस ब्रेक शू के ऊपर ना ये लाइनिंग मटेरियल होता है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे एस्बेस्टोस वगैरह का बनाया जाता है। और ये जो है, ये जब इस आउटर बॉडी से यहाँ पे घिसेगा ना, तो फिर ये मान लो अगर स्टैटिक में है तो फिर ये जो, मान लो ये जो स्टैटिक में है, तो फिर ये भी सेम वेलोसिटी पे आने पड़ जाएगा, मतलब दोनों की दोनों रुक जाएंगे। इस तरीके से होता है। यहाँ पे स्प्रिंग देख रहे हो, ये बाहर की तरफ जाएगा और इससे टकरा जाएगा और फिर जो है गाड़ी रुक जाएगी, ठीक है। ब्रेक ड्रम वगैरह होता है। फिर होते हैं ड्रम ब्रेक्स। अब ड्रम ब्रेक्स में क्या होता है, देखो यहाँ से ये इस तरीके से आपने मान लो यहाँ पे गाड़ी, जैसे मोहतरमा पैडल दबा रही है, आपने पैडल दबाया तो क्या हुआ, यहाँ से फ्लूइड गया और उसने यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है। और इस ड्रम के अंदर ये ब्रेक रखा हुआ था, जैसे ही फोर्स लगाया यहाँ पे ज़्यादा लिक्विड आया और फिर ये देखो, जब लिक्विड ज़्यादा आ गया तो ये फिर यहाँ पे टकरा गया। तो ये ब्रेक शू पुशिंग, ये आपका सेम वही है, ब्रेक शू है, नहीं, ठीक है, ड्रम ब्रेक इसे कहते हैं। फिर आपके कौन से होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका बैंड ब्रेक, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देखो ये आपको एक बैंड दिख रहा है, ये इसके ऊपर से, ठीक है, ये बैंड है, ठीक है। अब क्या किया, ये मशीन को पहले घुमाया, ठीक है, वेलोसिटी दी और यहां से इसको दबा दिया, तो ये जो बैंड था ये इसके कांटेक्ट में आ गया और इसके कांटेक्ट के आने के चक्कर में यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन के कारण इस पे फोर्स लगा और ये जो व्हील है ये रुक गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो अभी तक हमारे पास बैंड था, ये शू था। अब इस केस में क्या होता है ना कि यहाँ पे हम इस तरीके से ब्लॉक लगा देते हैं, ये ब्लॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर से ये बैंड जा रहा है, जब ये व्हील घूमेगा, ये व्हील घूमेगा, अभी देखना व्हील घूमना चालू किया और यहाँ से फोर्स लगाया, तो ये ब्रेक्स जो है, ये जो ब्लॉक्स है, ये इस तरीके से इस पर दबेंगे, इसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा और नॉर्मल रिएक्शन के कारण एक फोर्स भी आएगा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा। फिर ये होता है इंटरनली एक्सपेंडिंग, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो स्विच लगा हुआ है इसकी वजह से ये एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है। ये जैसे ही घूमेगा ये एक्सपेंड कर जाएगा, ये आउटर वाली जो सरफेस है उसके कांटेक्ट में आएगा और फिर रुक जाएंगे। तो ब्रेक जो रेलवे ट्रेन्स में यूज होते हैं वो शू ब्रेक यूज होते हैं। पर ब्रेक ऐसा नहीं है कि गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है और आपने शू ब्रेक लगा दिया, नहीं, ब्रेक उखड़ के गिर जाएगा, गाड़ी ब्रेक टूट ही जाएगा, ऐसे नहीं रोकी जाती। क्या करते हैं, सब जो पावर सप्लाई है उसको रोक देते हैं, ठीक है, पावर सप्लाई जो है उसको रोक देते हैं और उसके बाद क्या करने लगते हैं ना कि आपको पता ना, जैसे खिलौने वाली मोटर होती है, उसको मोटर की पावर सप्लाई रोक दो और गाड़ी को पकड़ के, जिसमें लाइट जलती थी ना बचपन में, गाड़ी चलाते थे मोटर लगी रहती थी उसमें, उसको अपने हाथ से चलाने लग जाओ, जोर से चलाओगे ना तो वो लाइट जो है वो जलने लग जाएगी। तो मोटर और जनरेटर एक ही जैसे होते हैं, बस उसमें क्या होता है कि इनपुट आउटपुट चेंज कर देते हैं। तो क्या करते हैं, गाड़ी चल रही है, ठीक है, पावर आउटपुट खत्म कर दिया, जनरेटर को रोक दिया, उसको पावर, मतलब मोटर को पावर नहीं दे रहे, ठीक है। अब जब पहले मोटर थी, मान लो मोटर को पावर दे रहे थे, वो घूम रही थी और उसी से पहिए घूम रहे थे ट्रेन के। अब मोटर का पावर बंद कर दिया, पर पहिए घूम रहे हैं, गियर लगे हुए हैं। अब क्या है कि जो ट्रेन चल रही है ना, उसके पास तो एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी वजह से पहिया घूम रहा है। अब पहले क्या था, मोटर पहिया घुमा रही थी, अब पहिया मोटर को घुमाएगा और मोटर क्या बन जाएगी, जनरेटर बन जाएगी। और इस तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम एब्जॉर्ब करा लेंगे, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लेंगे और फिर वो एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो जाएगी तो क्या होगा, एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो गई तो फिर ट्रांसफ़र हो गई। काइनेटिक एनर्जी जब ट्रेन की कम हो गई और जब कम हो गई, एक परमिसिबल लिमिट में आ गई, तब धीरे से ब्रेक लगाते हैं। वो जो लास्ट का जो होता है ना, जब वो इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है, शू ब्रेक से। नहीं तो अगर आपने इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ी ज़्यादा इनर्शिया, अगर आपने ब्रेक लगा दी ना, ब्रेक ही टूट जाएगा। द ब्रेक कॉमनली यूज्ड इन मोटर कार्स आर इंटरनली एक्सपेंडिंग टाइप के ब्रेक्स हम यूज करते हैं, ठीक है, मोटर कार्स। अब देखो, इन अ डिफरेंशियल ब्रेक शोन इन, ये जो है ये आपका कौन सा ब्रेक हो जाएगा, बैंड ब्रेक टाइप का हो जाएगा, ठीक है, लिखा भी डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। अब ड्रम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, मतलब ये जो है ये इस तरीके से घूम रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड द ग्रेटर टेंशन जो है वो T1 यहाँ पर है और T2 यहाँ पर है। T1 ग्रेटर टेंशन जो है वो T1 है, यानी कि T1 जो है वो T2 से बड़ी है। अगेन ये कह रहा है कि लेंथ OA जो है वो बड़ी है OB से, ठीक है, OA बड़ी है OB से।
टू अप्लाई द ब्रेक पी फोर्स कहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ओ से मैं मोमेंट लेना चालू करता हूँ, मान लो ओ से मैं मोमेंट लेना चालू करता हूँ, ठीक है। अगर मैं ओ से मोमेंट लूँ, ठीक है, ये T1 फोर्स जो है वो इधर इस तरीके से लग रहा होगा, इसकी वजह से कौन सा मोमेंट आएगा, यहाँ पे T1 की वजह से इस तरीके से आप देख सकते हो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को मैं से प्लस ले लेता हूँ इस केस में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज प्लस लूँगा, तो प्लस T1 इंटू ओ ए, और T2 की वजह से कैसा आएगा, T2 की वजह से यहाँ पे आएगा क्लॉकवाइज, उसको मैं माइनस लेना पड़ेगा फिर मुझे ओ बी। अब P का डायरेक्शन तो मुझे पता ही नहीं है, P का डायरेक्शन मुझे पता ही नहीं है, मैं मान लेता हूं कि ये ऊपर की तरफ होगा, मान लेता हूं, तो ऊपर की तरफ होगा तो ये कैसा है, अगेन एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब प्लस T प्लस क्या हो जाएगा, प्लस P इंटू ओ सी हो जाएगा, ओ से ले रहा हूं ना डिस्टेंस, ये हो जाएगा। अब ये जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, ठीक है, ब्रेक अप्लाई कर दिए तो ये जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि T1 जो है वो T2 से बड़ा है और O1 भी OA भी OB से बड़ा है, मतलब इन दोनों का सम जो होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, ऑब्वियसली T1 O1 बड़ा होगा T2 OB से, है ना, दोनों बड़े हैं तो ये इसका प्रोडक्ट भी बड़ा होगा, मतलब ये चीज तो पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब अगर जीरो होना है तो ये P ओ सी नेगेटिव होना चाहिए, ओ सी तो नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब P को नेगेटिव होना पड़ेगा। P नेगेटिव आ रहा है, मतलब पहले मैंने सोचा था कि ये ऊपर की तरफ आएगा जाएगा तब पॉजिटिव था, मतलब मगर ये मैथमेटिक्स बता रही कि P नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ होना चाहिए, मतलब एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आपका C हो जाएगा। अब इस केस में क्या बोल रहा है कि इफ लेंथ ऑफ ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए, पहले क्या था, ओ ए जो था वो बड़ा था, ये डायग्राम देख सकते हो ना, अभी ओ ए बड़ा है, जब ओ बी बड़ा होगा तो फिर पी को ऊपर की तरफ लगना चाहिए, उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या कह रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर ब्रेक सेल्फ लॉकिंग है, सेल्फ लॉकिंग है तो क्या होगा, मतलब कि खुद से ही लॉक हो जाएगा, हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, तो उस केस में क्या होगा कि T1 OA इज इक्वल टू T2 OB हो जाएगा और ये जीरो आ जाएगा, और P की वैल्यू की कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब P जीरो होना चाहिए, ठीक है, जीरो, यही होता है। When brake are applied to all four wheels of a moving car, the distance traveled by the car before it brought to be rest will be, अगर सोचो एक पहिए में सिर्फ मैं ब्रेक लगाता हूँ तो यार एक पहिया कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ी दूर जाके रोक देगा, ठीक है, मतलब आपने गाड़ी का सिर्फ पिछला ब्रेक लगाया, दोनों ब्रेक लगा दोगे तो क्या होगा, जल्दी रुक जाएगी, और कार में चारों लगा दोगे तो और जल्दी रुक जाएगी, मतलब मिनिमम टाइम पे मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करके वो रुक जाएगी। फिर बैंड जो दिखाया था मैंने उसमें आपको पता है T1 और T2 करके जो टेंशन होती है उसका जो रिलेशन होता है ये इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे वो बैंड था ना, जो बैंड ब्लॉक था उसमें जो थीटा होता है ना, थीटा ये एंगल होता है, ये जो आर्क एंगल होता है ये थीटा होता है, और म्यू जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अब डायनामोमीटर्स क्या होते हैं, देखो मान लो किसी की हमें पावर निकालनी है कि मोटर की पावर कितनी है, तो हम डायनामोमीटर्स को यूज करते हैं, ये ब्रेक की तरह ही होते हैं पर इसमें फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जो है उसको हम मेजर भी कर सकते हैं, मतलब ब्रेक में क्या था फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते कितना किया, पर अब इसमें में क्या करते हैं हम अप्लाई जो किया है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस उसको मेजर भी कर लेते हैं। अब उस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से जो फोर्स लगा उससे हम टॉर्क निकाल लेंगे, और टॉर्क में हम पावर निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से काम होता है आपका। तो डायनामोमीटर जो होते हैं वो आपके ब्रेक पावर मेजर करने के लिए होते हैं। अब ये दो टाइप से होते हैं, एक तो हमारा एब्जॉर्प्शन डायनामोमीटर होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब जो एंटायर एनर्जी है, जो पावर है जो इंजन प्रोड्यूस कर रहा है या कोई मोटर प्रोड्यूस कर रहा है उसको एब्जॉर्ब करा लो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के थ्रू, ओके, और फिर उसको हीट में कन्वर्ट कर लो। यार अपने हाथ को अगर आप ऐसे ऐसे घिसते हो, फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से हीट जनरेट होती है ना, अगर आप उस हीट को कैलकुलेट कर लो कितनी हीट जनरेट हुई तो आप ये बता सकते हो कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से कितनी एनर्जी जनरेट हुई होगी, है ना, और उसको मेजर करके हम पता कर लेते हैं कि कितनी पावर हुई होगी।
तो उसमें आते हैं आपके पोनी ब्रेक डायनोमीटर और रोप ब्रेक डायनोमीटर, आगे देखेंगे ये कैसे होते हैं। फिर होता है कि ट्रांसमिशन डायनोमीटर। इसमें क्या होता है कि एनर्जी इज नॉट वेस्टेड, बट आप देखो या तो उस पावर, देखो पावर को क्या करोगे, या तो हीट में कन्वर्ट करा के उसको आप मेजर कर लो, ठीक है, वो आपकी लो ग्रेड एनर्जी का काम हो गया। या तो आप ऐसा कराओ ना कि उसके पास पावर है, उससे काम करो, उससे वजन उठवा के देखो कितना वजन उठा सकता है। वजन उठाएगा यानी कि mgh, तो हमें पता चल जाएगा कितना एनर्जी, जितनी भी एनर्जी उसकी होगी उससे वजन उठवा लिया। तो m मास का मास g एक्सेलरेशन के कारण h हाइट पे जाता है, तो हमें पता चल जाएगा इतनी एनर्जी कन्वर्ट हुई। उस एनर्जी और जो पावर जो प्रोड्यूस हो रही है इंजन ट्रांसमिट करके, उसको हम किसी और मशीन में सुटेबली मेजर कर लेंगे, इस हाइट को मेजर कर लेंगे, मास हमें पता होगा तो हम निकाल लेंगे। इस तरीके से एपीसाइक्लिक चेन डायनोमीटर, बेल्ट ट्रांसमिशन डायनोमीटर, टॉर्जनल डायनोमीटर यूज होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये कौन सा है, ये आपका पोनी ब्रेक है, ठीक है, ये पोनी ब्रेक डायनोमीटर है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जैसा ब्रेक बैंड था ना, वैसे ब्रेक बैंड लगा के रखे हैं। यहाँ पे ये वेट रखा हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पे वेट लगा हुआ है, ये यहाँ से दबाएगा तो ये दोनों पास में आएंगे और फिर यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करके हम नाप लेंगे। फिर ये आपका होता है दूसरा, क्या नाम था इसका, रोप ब्रेक डायनोमीटर, ठीक है। फिर ये है एपीसाइक्लिक चेन डायनोमीटर, इस तरीके से होता है। इसमें हम ये जो W है इसको लेफ्ट करा के हम पता लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर कौन से होते हैं, पोनी ब्रेक और रोप ब्रेक। ट्रांसमिशन वाले एपीसाइक्लिक चेन, टॉर्जनल डायनोमीटर, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट जो है उसमें हम कैम्स डिस्कस करेंगे, कैम्स तो इंपॉर्टेंट है ये भी। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।